हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अर्शद खान आज आपको बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी के नोट्स देने वाला हूं, जो कि आपके सेकंड पेपर का नोट्स हैं। ये आपका सेकंड वीडियो है सेकंड पेपर पे। फर्स्ट वीडियो हमने बनाया है कि मानव भूगोल आखिर है क्या, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस है वो वीडियो आपको जितने भी चैप्टर्स में पढ़ाते जा रहा हूँ, सब चैप्टर का जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मानव जो भूगोल है, मानव भूगोल का प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देखिए 2004, 2014, 2016, 2018 लगातार ईयर्स में, रिपीटेड ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागम आखिर है क्या। तो मानव जो भूगोल है ना, वो मानव के विशिष्ट तथ्य का अध्ययन कराता है। तो मानव भूगोल मानव के विशिष्ट जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करता है कि किस प्रकार मानव अपने वातावरण से बंधा हुआ है, किस प्रकार समाज और वातावरण एक दूसरे से संबंधित हैं। यह भी निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न वातावरण के विभिन्न मानव समूहों ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल वातावरण में परिवर्तन किया है, बल्कि उसने अपने को उससे सामंजस्य भी स्थापित कर लिया है कि किस तरह से उसको जो है रहना है प्रकृति के साथ। उसने अपने को उससे सामंजस्य भी स्थापित कर लिया है। अतः मानव भूगोल में अध्ययन की विविधता के कारण इसके अध्ययन की तमाम सारी उपागमों भी हो चुके हैं, जिसके आधार पर इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इसके तमाम सारे उपागम हैं। तो मानव भूगोल के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम हैं। कौन कौन से उपागम हैं, आइए एक एक करके एक एक के विषय में जानते हैं कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागम आखिर है कौन से। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, तो वो है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से रिलेटेड पुरानी बातें हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ऐतिहासिक उपागम मानव भूगोल का। तो मानव का जो प्राकृतिक जैविक वातावरण से अंतर संबंध अस्थायी नहीं है, यानी कि मानव का जो जैविक वातावरण है इससे जो संबंध है वो अस्थायी रूप से एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि जो है ये प्रयत्न स्वरूप जो है परिवर्तनशील होता रहता है। यानी कि बार बार मनुष्य प्रयत्न करके उसको परिवर्तन करता रहता है। यद्यपि प्राकृतिक जैविक वातावरण भी सदैव एक जैसे नहीं होते, यानी कि इस बात पर भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जलवायु में भी व्यापक परिवर्तन होता रहता है, वनस्पति का स्वरूप भी बदलता रहता है, मिट्टी की जो प्रकृति है वो भी सदैव एक जैसी नहीं रहती है। तथापि जो है इन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन प्राकृतिक जो वातावरण है, इनमें जो जैविक तत्वों में यदि मानव द्वारा वनों के कटाव और मिट्टी की जुताई आदि के स्वरूप में छेड़खानी ना की जाए तो परिवर्तन थोड़ा सा मंद होगा, थोड़ा सा स्लो स्पीड से होगा। यानी कि जो प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो रहा है वो तो होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है। बट अगर मानव जो है वो वनों की कटाई ना करे, मिट्टी की जुताई ना करे, मिट्टी ना निकाले, कहीं पर भूस्खलन ना कराए, तो क्या होगा कि इससे जो प्राकृतिक वातावरण में चेंजेज हो रहे हैं वो जो है थोड़ी सी मंद गति से चेंजेस होंगे, थोड़ा सा स्पीड कम होगा उसका। मानव वातावरण अंतः प्रक्रिया के इसी बदलते स्वरूप को समझना ही मानव भूगोल का ऐतिहासिक उपागम है कि किस तरह से मानव का जो प्राकृतिक वातावरण था वो बदलता चला रहा है, मानव का प्रकृति के प्रति जो रवैया है वो बदलता चला रहा है, वो किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इतिहास से हम ये जानते चले आ रहे हैं कि उस पुराने समय में कैसा था वातावरण, कैसा था मनुष्य का अपने प्रकृति से संबंध, और आज तक क्या चेंजेस आ चुके हैं, किस तरह से मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध था उस संबंध में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से प्रकृति ने खुद को चेंज किया है, मनुष्य ने उसमें क्या क्या चीज़ें इंटरफेयर किए। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है ऐतिहासिक उपागम में। आइए दूसरे उपागम की बात करते हैं, वो है पारिस्थितिकी उपागम। ये पारिस्थितिकी उपागम क्या है कि जब किसी भी विद्यमान मानवकृत भूदृश्य का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाता है, यानी कि जब किसी भी जो विद्यमान मानवकृत या भूदृश्य का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं, इस माइंड से हम करते हैं कि मानव को केंद्रीय तत्व मानकर उसके क्रियाकलापों एवं जीवन पद्धति का प्राकृतिक वातावरण के विविध तथ्यों के अंतर संबंध का विवेचन किया जाए, तो इससे पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं। यानी कि जब किसी जो है क्षेत्र में मानव को सेंट्राइज करके कि मानव के आसपास मानव जिन चीज़ों को करता है, जिन चीज़ों को टच करता है, जिन क्षेत्र में जो अपना भाग लेता है, जिन क्षेत्रों में वो परिवर्तन करता है, तो उस क्षेत्र के बारे में अगर पूरी तरह से अध्ययन करें तो वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी उपागम। और नेक्स्ट है आपका आचार परक उपागम। अब ये आचार परक उपागम क्या है, ये जानते हैं।
इस उपागम में जो आचार परक उपागम है, इसमें किसी क्षेत्र में जीवन पद्धति अथवा सांस्कृतिक भूदृश्य की व्याख्या इस मान्यता के आधार पर की जाती है कि क्षेत्र विशेष के विद्यमान स्वरूप की व्याख्या उनके निवासियों के आचार व्यवहार के संदर्भ में ही कहा जा सकता है। यानी कि ये जो उपागम है ना आचार परक, इसमें देखा जाता है कि जिस क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वहाँ के आचरण हैं, अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग लोगों का रवैया है। तो उन लोगों के रवैये के, उन लोगों के आचार के आधार पर ही इसको बनाया गया है आचार परक उपागम। यानी कि वो का उपागम जो मनुष्य के आचरण को जो है डिफाइन करते हैं कि किस जगह पर रहने की वजह से, किस माहौल में रहने की वजह से मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का आचरण है, मनुष्य का व्यवहार है, वो चेंज होता है। तो आचार परक उपागम उसी को बताता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्याण परक उपागम। आप जानते हैं अच्छे से कि कल्याण परक उपागम होता क्या है। ये जो उपागम है ना, ये आचार परक उपागम के समान ही मानव समुदाय विशेष के कल्याण को मानव भूगोल के अध्ययन का परम लक्ष्य मानकर चलता है। यानी कि ये जो उपागम है ना, ये भी आचार परक उपागम था कि मनुष्य का आचरण, मनुष्य के स्वभाव, उसके समान ही मानव समुदाय की जो विशेषता है, उसके कल्याण के मानव भूगोल के अध्ययन का लक्ष्य मानता है कि मनुष्य का जो समुदाय है उसका कल्याण करना ही मानव भूगोल का एक मेन टारगेट है, मेन लक्ष्य है। ये मानव समुदाय जो है प्राकृतिक जैविक वातावरण के इस प्रकार से अंतर संबंध पर बल देता है जिससे सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति हो। यानी कि यह मानव और समाज और प्रकृति, इनके बीच के जो अंतर संबंध है उसको काफ़ी गहरा बनाता है कि ये दोनों एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे पर ये डिपेंड हैं। जिससे क्या होगा कि जिससे जो है सामाजिक न्याय के जो क्षेत्र हैं उनकी पूर्ति हो, अर्थात मानव समुदाय प्राकृतिक जैविक वातावरण के अंतः प्रक्रिया से प्राप्त संसाधनों का समाज के सभी वर्गों में न्याय संगत वितरण हो सके। समाज के जो सभी वर्ग हैं उन सभी पर प्रकृति द्वारा समान कृपा किया जाए, प्रकृति द्वारा उसकी जो चीज़ें मिल रही हैं उसको सभी पर समान रूप से खर्च किया जाए। कल्याण परक उपागम जो है वो मानव वातावरण की ऐसी अंतः क्रिया पर बल देता है जिससे स्थानीय निवासों की मौलिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास, इनकी पूर्ति अस्थायी रूप पर हो जाए। यानी कि जो कल्याण परक उपागम है ये कहता है कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो अस्थायी लोग हैं उनके जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने स्थान पर रुके रह सके। इसलिए क्या है कि मानव भूगोल का जो उद्देश्य है इस तथ्य का विवेचन करते हुए मानते हैं कि कौन कहाँ और क्या पाता है और कैसे पाता है, इस चीज़ का अध्ययन ही कल्याण परक उपागम है कि कौन से मनुष्य को कब क्या मिलता है, क्या चीज़ें उसको पा रही हैं, किन चीज़ों की उसको आवश्यकता है, इस चीज़ का अध्ययन ही कहलाता है आपका कल्याण परक उपागम। आइए नेक्स्ट क्षेत्र जानते हैं, वो है आपका क्षेत्रीय उपागम। नेक्स्ट उपागम है आपका क्षेत्रीय उपागम। इससे जो उपागम है इसके अंतर्गत प्रमुख विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव की जीवन पद्धति से मिलने वाली विद्यमान भिन्नताओं की जो है वो व्याख्या करना है। यानी कि क्षेत्रीय उपागम, क्षेत्रीय अलगताएं कि मनुष्य जो है, इस उपागम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विश्व में जो अलग अलग क्षेत्र है ना, उस अलग अलग क्षेत्र में मनुष्य और मनुष्य का जो है प्रकृति के प्रति क्या रवैया है, तो उनकी जो जीवन पद्धति है उस पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन ही कहलाता है आपका क्षेत्रीय परक उपागम। इसमें सदैव जो होता है मानव वातावरण के उन सभी जो परत हैं, उन सभी जो पक्ष हैं उन पर ध्यान दिया जाता है जिसके कारण भिन्नता उत्पन्न होती है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण यहाँ पर अलग चीज़ है, अलग जगह पर अलग चीज़ देखने को हमें मिलती है। ये विश्व जो है ये विश्व स्तर पर जीवन पद्धति के किसी एक क्षेत्र जैसे कि जीविकोपार्जन की विधि अथवा संपूर्ण पक्ष जैसे कि जीवन स्तर अथवा संस्कृति के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये जो है ये विश्व स्तर पर किया जाता है लोगों के जीवन पद्धति को देखने के लिए। एक विशेष चीज़ को कभी कभी एक विशेष चीज़ को टारगेट किया जाता है कि यहाँ के क्षेत्र में और विश्व के किसी अलग क्षेत्र के जीविकोपार्जन की जीवन कैसे जी रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है संपूर्ण जीवन का क्षेत्र कि मनुष्य क्या कर रहा है, क्या चीज़ें उसके पूरा समाज उसका कैसा है, किस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं उसको, और यहाँ जो अलग जगह का है उन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत अलग अलग हुए हैं। जनसंख्या, मानव अधिवास, उद्योग, परिवहन मार्ग, मानवीय क्रियाकलाप,
सन्य अंतर संबंध आदि के भौगोलिक वितरण, प्रतिरूप की सकारण जो है व्याख्या, स्थानिक विश्लेषण या क्षेत्रीय उपागम के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय उपागम के अंतर्गत क्या आता है कि वहाँ की जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ के लोग यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ में उद्योग कैसा है, अलग अलग जगह के उद्योग, परिवहन मार्ग, उनके बीच में कंपेयर करना ही क्या कहलाता है आपका क्षेत्रीय उपागम के क्षेत्र बाय क्षेत्र क्या चीज़ें अलग हैं, क्या चीज़ें हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका सेकेंड चैप्टर की जो है मानव भूगोल में उपागम कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप आखिर उपागम होता क्या है और कितने टाइप्स के उपागम पाए गए हैं मानव भूगोल में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।